Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics and we are dealing with colloidal solutions, and today again we will discuss about classification of colloidal solutions, but this is from a different perspective. In the last lecture we have seen actually the colloidal classification, but it was dependent on the particle size of dispersed phase and dispersion medium. And now we will again discuss the classification, but in this case the classification criteria is different, and then we will see the applications of colloidal solution. Based on the state of aggregation of two phases, colloidal solutions को हम simply sols बोलते हैं, ठीक है. We mainly deal with colloidal solution in which dispersal phase is solid and dispersion medium is water. If dispersion medium is water, it is called hydrosol. ठीक है. अगर हम यानी अब इसमें हम ये कहते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना उनको कॉमनली हम सोल्स बोलते हैं, ठीक है. और सोल्स हम उन्हें किस वक्त बोलते हैं जब हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, ठीक है. तो पिछले लेक्चर में हमने मतलब डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशंस की टाइप्स देखी थी, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि dispersal phase and dispersion medium can be in any phase, like it may be liquid, like it may be solid, or it may be gaseous phase. लेकिन नॉर्मली जो हम colloidal solution को डील करेंगे आपके सिलेबस के अंदर, उसमें dispersal phase solid होगी और dispersion medium water होगा. तो अगर dispersion medium water हो तो उसको हम फिर बोलते हैं hydrosols. Based on the state of aggregation of dispersed phase and dispersion medium, colloidal solution की जो further classification है, we will see it shortly on the next slide. So you can see here dispersion medium, dispersed phase, और ये इसका नेम दिया गया है, ठीक है. और ये इसकी एग्जांपल्स हैं. जो इसमें नई चीज़ है ये देखें, यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं, और पिछले लेक्चर में एक्चुअली हम देख चुके हैं कि एरोजोल की क्या डेफिनेशन है. एरोजोल हम उस वक्त कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं जब आपके पास डिस्पर्शन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड हो, यानी ये आपके पास ल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा, ये ज़्यादा मिकदार में होगा. इसकी एग्जांपल है फॉग एंड मिस्ट. these will be studied under the category of aerosol. एरोजोल के अंदर दूसरी जो कैटेगरी आती है उसमें when the dispersion medium is gas and the dispersed phase is solid, इसमें आ जाता है स्मोक एंड डस्ट. इस कैटेगरी में ये भी एरोजोल ही इसको बोलते हैं. जबकि अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज गैस हो तो उसको बोलते हैं फोम. और इसकी एग्जांपल आती है वेव्ड क्रीम, जो क्रीम हम आमतौर पे नॉर्मली यूज करते हैं. इसके बाद अगर डिस्पर्शन मीडियम हो लिक्विड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं इमल्जन, ठीक है. इमल्जन का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी तफसील से डिस्कस करेंगे. एंड द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इमल्जन इज मिल्क या फिर ऑयल एंड वाटर, ठीक है. और अगर आप देखें ये सोल्स आ गया, ठीक है. सोल जिसको नॉर्मली हम स्टडी करते हैं, और इसमें देखें इसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, यानी सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम सोल बोलते हैं. और सिल्वर क्लोराइड फॉर एग्जांपल का सोल्यूशन, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें देन वी विल गेट हाइड्रोसोल. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म है उसमें हम गैस को एडजॉर्ब करते हैं सॉलिड के ऊपर. फॉर एग्जांपल जैसे आइसक्रीम है. इसी तरह अगर हम लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएं सॉलिड के साथ, उसको जेल्स बोलते हैं, जेलीज जैसे. और फिर अगर सॉलिड सॉलिड में अगर मिलके तो एक आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन उसका बने, उसको सॉलिड सॉल्स बोलते हैं. एग्जांपल जेम्स, ठीक है, हीरे जवाहरात, ठीक है. उसमें डिफरेंट तरह की मेटल्स जो हैं वो आपस में ही मिली होती हैं, तो इसकी एग्जांपल जेम्स हैं, हीरे जवाहरात. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड.
उनको सॉलिड सोल्स बोलते हैं। अच्छा जी, इसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ फेजेस। ठीक है, फेजेस के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। और इसमें क्या होगा, ज़ाहिर इंटरेक्शन दो फेजेस के दरमियान ही होगा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान। और इस बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, on the basis of attractive forces present between the dispersed phase and dispersion medium. They are classified as lyophilic. Lyophilic, as the name indicates, if there is force of attraction. So if the dispersed phase has an affinity for the dispersion medium, then the colloid is called a lyophilic colloid. The word lyo and philic mean liquid and loving. That is, both the liquid, they are interacting with each other, they have attractive forces between themselves. तो ऐसी सोल्स जिसमें जो उसके दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, अगर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो ऐसी सोल्स को हम लायोफिलिक सोल्स बोलते हैं। लायोफिलिक सोल्स आर इजीली फॉर्म्ड एंड जनरली रिवर्सिबल। और इसकी एग्जांपल है स्टार्च, डबल प्रोटीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लायोफिलिक सोल्स। तो लायोफिलिक सोल्स ज़ाहिर है क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, they attract each other and easily mix together, as well as they are reversible under some physical conditions. We can reverse them and we can again get dispersed phase and dispersion medium. ये स्टार्च की स्टार्च लायोफिलिक सोल बनाएगा रबर और प्रोटीन। Then we have lyophobic soles, as the name indicates. If the dispersed phase has a little or no affinity for the dispersion medium, the colloid is called a lyophobic colloid. तो अगर दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ना हो, अफिनिटी ना हो, तो जो हमारे पास कोलाइड बनेगा वो लायोफोबिक कोलाइड उसको बोलेंगे। द वर्ड लायो एंड फोबिक मीन लिक्विड एंड फियरिंग। ठीक है, यानी वही बात आ जाती है, यानी दो लिक्विड्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्शन की बजाय वो एक दूसरे को रिपेल करें, फियरिंग मीन रिपेलिंग, तो इस तरह से हमारे पास लायोफोबिक सोल आएगी। दे आर लिक्विड हेटिंग, मतलब दोनों लिक्विड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। They are difficult to prepare because the dispersed phase does not readily form a colloid with the dispersion medium, and they require some special methods. अब एक्चुअली ज़ाहिर है हमें कई दफ़ा इंडस्ट्रियल हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लायोफोबिक सोल बनाएं, लेकिन चूंकि दोनों कंपोनेंट्स वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें उनको करीब लाने के लिए कंपोनेंट्स को स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, फोर्स लगानी पड़ेगी। They are unstable, ये ज़ाहिर है अनस्टेबल होंगे, and precipitate out easily and are obtained with difficulty। ठीक है, तो इनको बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ये precipitate out हो जाते हैं बहुत आसानी से। On heating and cooling, such a system solids are obtained which cannot be reconverted into sols either by adding solvent or warming। तो ये रिवर्सिबल नहीं होते क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि इनको हमने फोर्स के जरिए इकट्ठा किया होता है, तो अगर हम इनको हीट करें या कूल करें तो ये क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं इकट्ठा ही, और इनको दोबारा से हम इनके कंपोनेंट्स में कंपोनेंट की फॉर्म में रिकवर नहीं कर सकते, यानी इनको हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग-अलग नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल्स हैं आर सोल्स ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड एंड सोल्स ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब अगर हमने सिल्वर और गोल्ड को फॉर एग्जांपल सोल की फॉर्म में लेना हो या सोल्स ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, तो दोबारा से हम इनको रिकवर नहीं कर सकते। अब देखें, दिस इज द डायग्राम विच इज एक्सप्लेनेटरी। तो इसमें लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोटेक्टेड एंड लायोफोबिक पार्टिकल्स बीइंग प्रोटेक्टेड। अब अंदर वाला इसमें जो पार्टिकल है ये लायोफोबिक है, यानी एक सोल के अंदर लायोफिलिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लायोफोबिक सोल पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, यानी सॉल्वेंट के अलावा, डिस्पर्शन मीडियम के अलावा। तो ये जो लायोफोबिक पार्टिकल है अंदर वाला ग्रीन, इसको इंटैक्ट रखता है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ये लायोफिलिक पार्टिकल्स, यू कैन सी।
ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन को, इस तरह की सोल को मेंटेन रखना जिसमें लायोफोबिक पार्टिकल्स भी रिक्वायर्ड हो, काफ़ी मुश्किल होता है। और इसमें फिर उस सोल के अंदर मौजूद लायोफिलिक पार्टिकल्स इस लायोफोबिक पार्टिकल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर इंटैक्ट रहे और हमारी जो भी कोई इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास ये डिफरेंस है बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल्स। ठीक है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल्स की प्रेपरेशन है, पहले इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसको ये जो लायोफोबिक सोल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, cannot be prepared easily. Special methods are required lyophobic soil के लिए, जबकि lyophiलिc soil can be easily prepared by shaking or warming the substance with solvent. ठीक है। और stability, lyophobic soils these are less stable क्योंकि इनमें attractive forces ही नहीं होती। जो lyophiलिc soils हैं these are more stable क्योंकि dispersed phase और dispersion medium में stability होती है। As we have already studied, लायोफोबिक सोल्स दीज आर इरिवर्सिबल। इसमें हम चूंकि स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं, हीटिंग यूज करते हैं या प्रेशर यूज करते हैं, तो पार्टिकल्स जो है लायोफोबिक सोल के यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को हम अलग-अलग नहीं कर सकते, जबकि दीज आर रिवर्सिबल, इसको हम अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी तकरीबन सेम होती है, जबकि इसमें चूंकि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है इसलिए इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब चूंकि इसमें चूंकि हमारे पास सल्यूट और सॉल्वेंट यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के दरमियान इतनी अट्रैक्शन होती ही नहीं है, इसलिए सरफेस टेंशन सॉल्वेंट की इम्पैक्ट नहीं होती। इसलिए सरफेस टेंशन सॉल्वेंट की तकरीबन वही होती है जो डिस्पर्शन मीडियम की अलहदा से होती है। अब इसमें सरफेस टेंशन लो हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स मिलके होमोजीनियस एक सोल्यूशन बना देते हैं, इसलिए सॉल्वेंट की सरफेस टेंशन लो हो जाती है। हाइड्रेशन और सॉल्वेंट, दे आर लेस सॉल्वेटेड एज द पार्टिकल्स हैव लेस अफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट। तो अब चूंकि इनके सॉल्वेंट के साथ इनकी अट्रैक्शन ही नहीं होती, तो आमतौर पर ये सॉल्वेंट को अपने करीब नहीं आने देता, अनस्टेबल किस्म की सोल है, तो इसलिए इनकी सॉल्वेशन एबिलिटी बहुत कम होती है सॉल्वेंट की। दीज आर हाईली सॉल्वेटेड, ये ज़ाहिर है सॉल्वेंट को ये अट्रैक्ट करते हैं एज द पार्टिकल्स हैव ग्रेट अफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट। चार्ज, द पार्टिकल्स कैरी अ कैरेक्टरिस्टिक चार्ज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें पार्टिकल्स दे हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल। विजिबिलिटी, पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं, दीज पार्टिकल्स दे कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सोल होते हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम कोएगुलेट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर हमारे पास कोई सोल है, बेशक वो लायोफोबिक है या लायोफिलिक सोल है, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स यानी NaCl का सोल्यूशन, दिस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इसकी एक तरह से ये प्रॉपर्टी है कोलाइडल सोल्यूशन की कि अगर हम उसमें NaCl का सोल्यूशन फॉर एग्जांपल डाल दें तो वो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन सोल के पार्टिकल्स को नीचे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में ले जाएगा और इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो अब चूंकि लायोफोबिक सोल इतनी स्टेबल नहीं होती, तो अगर हम कम मिकदार में भी इलेक्ट्रोलाइट डालें तो उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और वो सोल सस्पेंडेड फॉर्म में ख़त्म हो जाती है। तो इसमें सिर्फ हमें थोड़ी सी मिकदार चाहिए होती है इलेक्ट्रोलाइट की और सोल जो है वो ख़त्म हो जाती है, कोलाइडल सोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। जबकि जो लायोफिलिक सोल है उसके लिए हमें हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायर्ड होती है उस कोलाइडल सोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। टिंडल इफेक्ट, अब टिंडल इफेक्ट क्या है? ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें हम जिसमें हम एक ऐसा इफेक्ट होता है 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 जिसमें हम एक ऐसा इफेक्ट होता है
जिसमें जब लाइट के पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से टकराते हैं तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं। इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक सोल ज़्यादा शो करती है, जबकि लायोफिलिक सोल कम टिंडल इफेक्ट शो करती है। माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड migrated towards anode or cathode as these particle mostly of inorganic nature। ठीक है, तो अब इसमें जो लायोफोबिक सोल है वो माइग्रेट कर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन देयर पार्टिकल्स, मे और मे नॉट माइग्रेट, कैरी चार्ज, मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दिस इज अ वेरी गुड टेबल और इसको आप अच्छे तरीके से याद करें और याद करके असाइनमेंट की फॉर्म में ड्यू डेट और टाइम में सबमिट करवाएं। अच्छा जी, नाउ वी हैव द एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक कोलाइड्स। ठीक है, इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। सिंथेटिक कोलाइड्स की एप्लीकेशंस में आ जाता है, दीज आर यूज्ड इन एंटी माइक्रोबियल एंड ड्रग कैरियर्स, दीज आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, वाउंड ड्रेसिंग मटेरियल बनाने के लिए ये यूज होते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए कोलाइड्स यूज होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स इनसे बनाए जाते हैं, फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, सो दे हैव सो इम्पोर्टेंट यूजेजेस। Other applications of collide it include rubber plating, सीवेज डिस्पोजल में ये हेल्प करते हैं, स्मोक स्क्रीन। यहाँ पर ये देखें, ये फिनोमेना स्मोक स्क्रीन का दिखाया गया है। अब यहाँ तो इतना ये यूज़ नहीं होता, लेकिन एडवांस कंट्रीज में ये होता है कि फैक्ट्रीज वगैरह से ये जो पॉइजनस किस्म का धुआं निकलता है उसको एज सच एटमोसफियर में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उस स्मोक की पहले स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये देखें, ये हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं उस स्मोक को, लाइक 30,000 वॉट्स और मोर, और उससे क्या होता है कि स्मोक के अंदर जो पॉइजनस किस्म का कार्बन होता है वो नीचे बैठ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऐश, प्रेसिपिटेटेड ऐश, जबकि वो वाले कार्बन फ्री जो गैसेस हैं वो फिर बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती हैं। So this phenomena, this is also because of the colloidal effect। इस तरह प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी जो वाटर के अंदर जो हार्ड वाटर को हार्ड करने वाले केटाइंस हैं वो सॉफ्ट केटाइन से रिमूव होते हैं। दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप इन मेडिसिन, कोलाइड्स आर यूज्ड, और फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में क्या होता है कि जहाँ पर रिवर और सी का पानी आपस में मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सी वाटर जो है वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जब वो जबकि रिवर के पानी में ज़्यादातर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। तो रिवर के पानी में सॉरी समंदर के पानी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दरिया के पानी में मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी प्रेसिपिटेशन की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक डेल्टा बन जाता है। डेल्टा हम ऐसी फॉर्मेशन को कहते हैं कि एक आप कह लें कि पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट ऑफ सी वाटर, उसकी वजह से वो एक जगह पे तह बतह बैठना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से वो डेल्टा बन जाता है और पानी अपना रास्ता बदल लेता है। तो डेल्टा की फॉर्मेशन में भी ये जो कोलाइडल इम्पैक्ट है वो अपना किरदार अदा करता है। इस तरह फोटोग्राफी में और आर्टिफिशियल रेन में भी कोलाइडल सॉल्यूशन यूज होते हैं। इसके अलावा इसकी जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, थेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पे यूज होता है। सिल्वर कोलाइड को जर्मीसाइडल एजेंट यानी जर्म्स को मारने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह कॉपर कोलाइड एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर यूज होता है। मर्करी कोलाइड इट इज यूज्ड एज एंटी सिफिलिस प्रेपरेशन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, तो मर्करी कोलाइड उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा नेचुरल जो कोलाइड्स हैं वो प्रोटीन इन मसल्स, बोन एंड स्किन, दीज आर नेचुरल कोलाइड्स। ठीक है,
प्लाज्मा प्रोटीन इन ड्रग टारगेट साइट बाइंडिंग के लिए यूज होती है, और plant macromolecules, these are used in drugs and these are also of colloidal nature. So this was about today's lecture, and in the next lecture we will discuss about emergence. Till then, Allah Hafiz.